उत्तराखंड के गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 नवंबर 2000 को जब ये स्टेट बना था और एक नया असेंबली यहाँ बनी थी, जिसे काम चलाऊ सरकार आप पहली कह सकते हैं, उसमें 30 मेंबर थे। 30 मेंबरों में से 23 मेंबर बीजेपी के थे, 3 सपा बसपा के थे, 2 कांग्रेस के थे। इस तरह का कंपोजिशन था और जो 23 मेंबर बीजेपी के थे उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण मेंबर और जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने उत्तराखंड के, भगत सिंह कोश्यारी जी, वो हमारे साथ हैं। कोश्यारी जी का उत्तराखंड आंदोलन में भी रोल रहा है और उत्तराखंड का जो पूरा मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग रहा है और केयर टेकर गवर्नमेंट के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे आपने इस प्रदेश की कुर्सी संभाली है। तो इसलिए आज जब राज्य 25 साल अपने पूरे कर रहा है तो कोश्यारी जी हमारे साथ नेटवर्क 18 पे बने हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है कोश्यारी साहब। 25 साल में आपने देखा, आपने तो शुरू से देखा है कैसे शेप अप ये स्टेट हुआ और कहाँ ये पहुंच गया। 25 साल में अगर मैं आपको ब्रीफली कहूँ तब में और अब में आपको अंतर क्या नजर आया मेजर? देखिए, सबसे पहले तो इस रजत जयंती पर उत्तराखंड आंदोलनकारी और उत्तराखंड के लिए शहीद होने वाले उन सभी को मैं नमन करता हूं। और अगर मैं 2000 और 2025 की तुलना करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि धरती और आसमान का अंतर हो गया है। ये मैं किसी सरकारी या किसी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब विधायक बना कपकोट का 2002 में, तो जब मैं अपने विधानसभा को जाता था तो मैं पहले यहाँ से गढ़वाल देवाल जाता था, वहाँ से पैदल एक दिन चलने के बाद फिर मैं अपने क्षेत्र में पहुँचता था, फिर वहाँ से सारे आधे गांव को या 1/3 जो गांव थे उस इलाके दानपुर के, उनको घूमने के बाद छठे या 7वें दिन में सड़क पर पहुंचता था। और आज अनुपम, आज कैसा सौभाग्य है, अटल जी हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दे गए और मोदी जी के यहाँ काम की जितनी रफ्तार 10 साल में बढ़ी है, तब मात्रा 18-19 हज़ार किलोमीटर सड़क थी और आज 45 हज़ार किलोमीटर सड़क है। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ कपकोट में, मुझे केवल 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल कहीं चलना ही नहीं पड़ता है। तो आप समझो कि सबसे बड़ी पहली आवश्यकता थी संचार व्यवस्था, ये सुविधा, यातायात सुविधा। तो ये इतनी सुविधा हो गई है कि आज का जो बच्चा है वो कल्पना नहीं कर सकता था कि आज के 25 साल पहले इतना कष्ट होगा, लोगों को सहन करना पड़ता होगा। तो एक प्रकार से पहला काम तो ये हो गया। और उस समय ये जो मोबाइल है शुरू ही हुआ था, कहीं भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। और आज आप देखेंगे तो इतने टावर लग चुके हैं कि अगर जहाँ किसी कारण से, पहाड़ी के कारण से रेंज नहीं पहुँच रही हो तो अलग विषय है, परंतु लगभग पूरा इलाका इवन गुंजी तक, अभी मैं माना 18,000 फीट की ऊंचाई पर था, वहाँ भी सब जगह आज ये सुविधा मिल गई है। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि यातायात, संचार, ये इतनी सुविधाएं ऐसी बढ़ गई हैं कि उस समय और आज की तो तुलना ही की नहीं जा सकती है। कुशल जी, एक चीज़ है, जब ये स्टेट अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड बना था, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का झगड़ा था। जो हमारी कुछ लाइबिलिटी, उत्तर प्रदेश को हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लौटानी थी, हमने कुछ उनको देना था, लेन देन चलता रहा। आप इरिगेशन मिनिस्टर थे पहली सरकार में, जो सिंचाई को देखते थे। सिंचाई की परियोजनाएं आज भी उत्तर प्रदेश के पास हैं, आज भी हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश के पास है। ये क्यों नहीं सुलझ पाया? आपको क्या लगता है वजह क्या रही? क्या है कि आप जानते, मैंने टिहरी डैम जो 7 साल से बन के तैयार था, लेकिन टिहरी खाली नहीं होता था। वहाँ के लोगों को, जिनको जमीन नहीं मिली थी, उनको पशु लोग की, जिसको फ्री में दिया, आज वे 10-10 करोड़ में बेच रहे हैं। तो उस समय मैंने ध्यान दिया कि भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पहली करनी चाहिए। भगोना जी के डर से सुंदरलाल जी के अनशन कर बैठते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, परंतु मैंने लोगों को पैकेज दिया और सबको वहाँ से शिफ्ट होने के लिए इतना महत्वपूर्ण काम किया। आज हम 2,500 से 2,400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। तो उस समय हमने शुरू में ही मैंने बिजली में एज इट इज एज वेयर, जहाँ है वहीं रहेगा। तो एक प्रकार से जितनी ये जो हमने कहा थर्मल तुम्हारे हैं तो तुम्हारे, ये हमारे जितने हाइड्रो हैं तो ये हमारे, जो जितना हमारा सामान है हमारा, जितना तुम्हारा।
तो एक प्रकार से बिजली के अधिकांश बात पर कहीं समस्या ही नहीं रही, वो आपस में खत्म हो गई। लेकिन सिंचाई में क्या रहा कि अगर 15 दिन बाद अगर उस समय वो लगती कोड ऑफ कंडक्ट, तो मुझे वहाँ के तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश जी थे, उनसे मेरी डैम कोठी में बात हुई। मैंने कहा भाई तुम्हारे अधिकारी ये जमीन क्यों मांग रहे हैं हमारी? बोले ये ठीक है, तुम पानी का सरकार का केंद्र का है और नेम भी है, उपयोग तुम करोगे, तुम देख रेख करो उसकी, जितनी बिल्डिंग चाहिए ले लो उतनी बिल्डिंग, पर बाकी जमीन और बाकी बिल्डिंग का क्या करना? तो आश्चर्य करेंगे कि मुझे ओम प्रकाश जी ने कहा अरे ऐसे तो फिर हमारे अधिकारी उत्तरकाशी की भी जमीन मांगेंगे। ये उनके शब्द हैं मंत्री के। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन बाद आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो मीटिंग हुई नहीं, और फिर वो अधिकारियों के पचड़े में आज तक सुलझा ही नहीं है। और अभी लेटली 2 महीने पहले मैं माननीय गृह मंत्री को मिलने गया था और मैंने उनसे निवेदन किया है। मैंने कहा भाई आप इतनी समस्याएं सुलझा रहे हो, आप दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाओ, उनके अधिकारियों को बुलाओ, और मैंने कहा जमीन कैसे किसी दूसरे राज्य की हो जाएगी? पानी ले जाए, पानी का ठीक है, उस समय का आदेश भी है, जब सरकार बनी थी, सब जो प्रदेश बना था, वो भी सेंटर का आदेश है कि पानी का संचालन वो करेंगे, जितना उनको जरूरत है, जितना हमारी जरूरत हम रखेंगे, क्योंकि मेजर पानी उन्होंने लेना, सारे जितने भी डैम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश वालों ने ज़मीन पर इतना होकर रखा है, और मैंने उनसे निवेदन किया है और मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आप जल्दी से समय लीजिए और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठो और इसको हल करिए। जमीन तो किसी की होने के सवाल ही नहीं है, तो कैसे उत्तर प्रदेश की जमीन हो जाएगी उत्तराखंड की? पानी का उपयोग करें। तो इसलिए मुझे लगता है अगर एक बार मुख्यमंत्री जी दोनों प्रदेशों के अगर गृह मंत्री के साथ बैठ लेंगे तो 2 मिनट में समस्या हल हो जाएगी। एक सवाल मेरा और था, अब ट्रिपल इंजन की बात आती है, उस समय भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की केयरटेकर सरकार बनी, यूपी में बीजेपी थी, सेंटर में एनडीए फिर आ गई थी बाद में। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि शायद ही उत्तराखंड बड़े हड़बड़ाहट में बन गया स्टेट था, तो कई चीज़ें प्लानिंग के लेवल पे आधी अधूरी रह गई, जिसका इम्पैक्ट आज भी दिखता है। आप कितना इससे एग्री करते हैं बात से? देखिए, जो राज्य का निर्माण होता है तो राज्य के निर्माण इस ढंग से नहीं होता जिस ढंग से जिले का होता है। क्योंकि एक राज्य को अपना जिला बनाना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका क्या होगा, उसकी कितने लगेंगे, कितने 100 करोड़ लगेंगे, फला चीज़ें तय होते हैं। परंतु राज्य चूँकि आंदोलन बड़ा तेज था, एक अभूतपूर्व आंदोलन था उत्तराखंड में, और लगता था कि इससे जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एरिया है और यहाँ अशांति न हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब राज्य बनाया गया तो हमने कोशिश ये की कि भाई लोगों को लगता था कहाँ राजधानी हो, कहाँ से विधानसभा बैठे है। तो चूंकि मैं प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष था उस समय, तो हमने देखा कि नैनीताल में तो बना बनाया सेक्रेटरीट है, सब कुछ है, वहाँ पर राजभवन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ सड़क ही एक है, और अगर उस सड़क से टोटा टोटा करती अगर हॉर्न बजाती, सायरन बजाती अगर 20 गाड़ियाँ निकलेंगी तो हमारा टूरिस्ट तो वैसे भाग जाएगा। तो फिर हमने तय किया कि नहीं, खंडूरी जी और मैंने मिल करके कि भाई नहीं, यहाँ ये जो देहरादून है इसके विकास भवन को विधानसभा बनाएंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको, उस समय हमने कालागढ़ भी देखा, सब जगह देखा और गैरसैंण भी देखा, लेकिन तत्काल इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं हो नहीं सकता था। इस नाते से हमने कहा कि भाई नहीं, देहरादून ही इसके लिए बेस्ट है, और आगे सोच करके अगर आगे बनाना होगा तो आगे की पीढ़ियां बनाएंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये सवाल की बात कही, ये विधानसभा का जो स्पेशल सेशन अभी चल रहा है उसमें भी ये मुद्दा आया, 25 साल हो गए स्टेट को, उसकी अपनी कैपिटल नहीं है, परमानेंट कैपिटल नहीं है। क्या आपको लगता है ये सब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है? नहीं, ये देखिए, ये वास्तव में ये जब कोई कुर्सी पर बैठा हो और उसको थोड़ा आज़ादी हो तो मुझे लगता है कि वो तुरंत तय कर सकता है। परंतु उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ कोई भी कदम उठाओ, कोई भी किसी भी काम को करो, छोटा भी काम हो, आज की डेट पर भी आंदोलन ही यहाँ प्रमुख हो गया है। उदाहरणार्थ, हमारे सर ये यमुना के पार हिमाचल में वर्षों से सीमेंट निकल रहा है, उसकी फैक्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री जिन्होंने लगाना सब की कोशिश की, 10 साल 20 साल तक लगे रहे, वो होने नहीं दिया, क्योंकि
नहीं जी, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। वहाँ नदी किनारे सारा रेता बजरी, आप चले जाओ यहीं पर यमुना पर, अटोस पर सब कुछ हो रहा है। वहाँ कोई आंदोलन नहीं होता है, यहाँ फट से आंदोलन हो जाता है। यहाँ कोई भी चीज़ हो, अगर किसी जगह अस्पताल में डॉक्टर पहुँचने में, यानी आप ताज्जुब करेंगे कि अभी पिछले जिस समय हम आज़ाद हुए, सरिया यहाँ राज्य बना था, मुश्किल से यहाँ 550 डॉक्टर काम करते थे सरकारी उसमें। आज 2500 से ऊपर 3000 के करीब करीब पहुँचने जा रहे थे, डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को क्या लगता है, अगर एक चीज़ बना तो दूसरी चीज़ दो। तो इस कारण से यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए एक वैष्णो देवी जैसा और इस प्रकार का ट्रस्ट बनाने का एक प्रयास किया गया था नरेंद्र जी ने, लेकिन सबने हल्ला किया। मैं विरोधी दल का नेता था, तो मैंने कहा पंडित जी ये तो आंदोलन हो जाएगा। तो पंडित जी समझदार थे, उन्होंने कहा चलो जी सेल्फ कर दो, उसे खत्म करो। दोबारा फिर हमारे शासन में अभी पहले लोगों ने किया, प्रयास किया, फिर विरोध हुआ और फिर उसको खत्म करना पड़ा। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ ये किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, आंदोलन एक ऐसी चीज हो गई है कि मतलब किसी भी राज्य में आप नहीं देखेंगे, केवल उत्तराखंड में देखेंगे। ये तो देखिए आंदोलन से निकला हुआ राज्य इसलिए हो सकता है कि एक पैटर्न हो। हाँ, इसीलिए कहा कि इसीलिए यहाँ थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आदमी की आदत बन जाती है। अब आप एक उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ मुझे सारे लोग कहते हैं अजी जनसंख्या पहाड़ में कम है, जनसंख्या के हिसाब से बनाओगे हैं तो पहाड़ का क्या है प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा। अब आज बताइए आप 70 विधानसभाओं में पहाड़ के कितने और मैदान के कितने हैं? उधम सिंह नगर मैदानी इलाका है, खटीमा से आपका पहाड़ का आदमी है, बगल में सितारगंज से आपका पहाड़ का आदमी है, देहरादून में एक को छोड़ करके सब पहाड़ के आदमी है। तो ये लोगों की समझ कभी एक विस्तार से सोचना, प्रदेश और देश के हित में सोचना, ये सोचने की जगह पर एक तात्कालिक उस पर सोचते हैं और उसके कारण से आंदोलन शुरू होते हैं और फिर जो निर्णय लेने वाले होते हैं उनको निर्णय लेने में थोड़ा कठिनाई होती है, पर वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी राजनीति पहाड़ से शुरू हुई, आप बागेश्वर जिले से आते हैं जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल जगह रही है, जैसे आपने बताया रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि पहाड़ की राजधानी का सॉल्यूशन अगर हो फाइनली, आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए, हमने तो प्रारंभ में ही कहा था, मैंने तो आप देखते पहले तो नारे लगते थे, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। तो हमने तो जानबूझ करके पहले आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद जी की जो एक प्रोफेसर थे उनके मार्गदर्शन में उत्तरांचल प्रदेश क्यों पहली पुस्तक है जो हमारे यहाँ से छपी थी। दूसरा पे उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष और समाधान, जिसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हैं कि क्यों कैसे हो सकता है, क्या हमारे क्या सब कुछ है, फला चीज़ है, राजभवन तक तैयार है, विधानसभा तक तैयार है, सब कुछ तैयार है, सेक्रेटरीट बना है, यानी जितनी चीज़ें हैं। तो आज क्या है कि हम सब लोगों को एक धीरे धीरे ये मन बनाना पड़ेगा। मेरी योजना थी जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो तुम्हारे डायरेक्टरेट्स हैं इनको मैंने कहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्यों एक ही जगह हो। आखिर पिथौरागढ़ का आदमी हर काम के लिए देहरादून क्यों आए? देहरादून का आदमी तो किसी काम के लिए पिथौरागढ़ जाए। चमोली का हर आदमी को देहरादून आए, यहाँ के आदमी को तो वहाँ जाना चाहिए। मैंने उसको डिसेंट्रलाइज किया था और सौभाग्य से उस समय इतने अच्छे अधिकारी मैं साथ लेकर आया था, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जितने भी सीनियर अधिकारी थे, चाहे मधुकर गुप्ता हो, हमारे टोलिया जी हों, इंदू जी हों, जितने भी लोग थे, तो इन सब लोगों का ने कहा कि नहीं साहब आपका ये बहुत अच्छा विचार है। मैंने कहा बहुत से डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा क्यों खोल रखे, छोटा सा राज्य है, क्लबिंग करो इनकी, ताकि अधिकारी कम हो, छोटे कर्मचारी ज़्यादा हो, काम को खर्चा कम हो। लेकिन उसके बाद पंडित जी आए, पंडित जी तो उदार दिल के आदमी हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो उन्होंने कहा नहीं सब एक जगह होना चाहिए, खंडूरी जाने जो बचे कुछ ना एक ही जगह हो जाना चाहिए। तो ये वास्तव में अगर हमने जगह जगह डायरेक्टरेट खोल दिए होते, कुछ सचिवालय के कुछ अंग वहाँ खोल दिए होते, आज समस्या ही नहीं होती। अब तक गैरसैंण में जाने कितने ही डायरेक्टर खुल गए होते, अगर बंद गए होते। आप नेचुरली समझ लीजिए कि
मतलब ये जो राजधानी की लड़ाई है ये भी आपको लगता है सेटल हो गई होती? ये सेटल हो गई होती, लेकिन अब क्या है कि लोगों को आदत पड़ गई है देहरादून की। अगर मैं आपसे भी कहूँ कि चलो वहाँ गैरसैंण में ही चलो वहीं रहती, तो आप भी कहेंगे यार भगत मेरी की तो तबीयत खराब है, क्या करें, मुझे तो यही जरूरत है। तो आज हर विधायक तो चाहता है कि नहीं यहीं रहे, है कि नहीं? जो भी बनते हैं उनको लगता है कि नहीं यही नीचे ठीक है। तो ये एक ऐसा है कि एक और तो आप कहते हैं कि पहाड़ में होना चाहिए, इसका सीधा उदाहरण एक ही है। हमने इसीलिए कहा था कि भाई आप गैरसैंण को ये जनभावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, आप यहाँ पर इसकी ग्रीष्म राजधानी बना दो। और जब ये राजधानी श्रीनगर जम्मू चल सकती है 6 महीना वहाँ 6 महीना वहाँ, बम्बई नागपुर चल सकती है, तो आखिर उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती है? वहाँ धीरे धीरे इतना भव्य दिव्य विधान भवन बन गया है, तो आप 6 महीना वहाँ चलाइए और वहाँ जैसे और जगह जाते हैं वैसे जाइए। और सबसे बड़ी बात है राजधानी जाने से अधिक अगर वहाँ हमारे सारे विभाग जाएंगे, कुछ विभाग या सारे भी नहीं जाएंगे, कुछ अगर विभाग वहाँ चले गए, उस क्षेत्र का वैसे विकास हो जाएगा, लोगों का लगाव होगा, लोग जाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान निकलेगा। तो ये इस टाइप का इनको करना चाहिए और मुझे लगता है कि यही पैटर्न यहाँ चलेगा। और ये जो क्षेत्रवाद की या इस टाइप से जो इसको क्षेत्रवाद के हिसाब से तो लेना ही नहीं चाहिए, है ना? मैं तो हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लगातार हमारे वहाँ से पहले निशंक जी, उसके बाद हमारे त्रिवेंद्र जी, अब उनको तो कोई ऐसा लगता नहीं, उससे पहले हरीश रावत जी हैं। तो ये भावना जो है कहीं न कहीं हमारे जो आंदोलनकारी एक वो क्या कहते हैं जंतु फैला है हमारे कुछ लोगों में। तो ये मुझे लगता है कि इसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि भाई आप गैरसैंण में राजधानी आपने पूरी विधानसभा बना दी है, सब कुछ बना दिया है, आप यहाँ 2-4 सेट लाइए, डिपार्टमेंट लाइए, यहाँ लोगों को बसाइए, ताकि फिर धीरे धीरे अपने आप भी बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये कुशल जी, आपने नैनीताल से भी चुनाव लड़ा है, आप एमपी भी रहे हैं। आज अभी की पार्टी के नेता थे हल्द्वानी में, उन्होंने कहा कि भाई अब समय आ गया है कि नेता जो पहाड़ों से नीचे को आके चुनाव लड़ने लगे दोबारा बाढ़ जाए, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जाएं। और यही बात आज विधानसभा में भी अलग अलग नेताओं ने कही। क्या आपको लगता है कि एक माइग्रेशन का जो ट्रेंड यहाँ अक्सर जिसमें चर्चा होती है, उसमें नेताओं का माइग्रेशन एक रोल मॉडल टाइप का बन गया, उसका देखा देखी और भी आए? बिल्कुल, मेरा बहुत आग्रहपूर्वक लोगों से कहना रहता है कि आप विधायक बन रहे हो तो मैदानी क्षेत्र के विधायक बनने की जगह जहाँ तुम्हारा गांव है, जहाँ तुम्हारा वो पुराना घर है, तो आप वहाँ से क्यों नहीं लड़ते हो? ये कोशिश करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, जो यहाँ बस गए, अब दिक्कत क्या है कि 50 साल से लोग यहाँ बस गए हैं, तो नेचुरल है कि यहाँ चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, सबके प्रिय है, सबके प्रिय तो यहाँ लड़ना पसंद है। तो इसका कोई समाधान तो ये है कि भाई स्वयं लोगों में जागृति आए कि भाई हम अपने गाँव में वहाँ का प्रतिनिधित्व करें, वहाँ का उद्धार करें, वहाँ का विकास करें। अब ये मुझे लगता है कि इसके लिए कहीं न कहीं किसी को प्रयास करना पड़ेगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा भाई मंत्री भी हैं, अधिकारी भी हैं, वो गाँव में जाए, रात बिताएं। आप खुद पहाड़ों में घूमते हैं, आपको हमने देखा है, बहुत पैदल भी आप गांव के गांव नाप देते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड आया है कि जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं या जो नेता हैं वो घूमना फिरना पसंद नहीं करते? ये बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। मैं मंत्री था, मेरे साथ संभवतया पिछले 30 सालों में, 35 सालों में, 40 सालों में आईएएस में जो क्रीम होती है, आईएएस तो ऐसी क्रीम है, उनमें भी जो क्रीम है, और जो अविवाहित है, जो परम ईमानदार है और जिसको जो सॉफ्ट स्पोकन है और मधुर है और जो काम की डिलीवरी इतनी अधिक कर सकता है, ऐसे केशव देशराजू को मैंने अपना सचिव बनाया एज मिनिस्टर, और मैं उनको जहाँ जाता था अपने साथ लेके जाता था। अब आपका लंबा हो जाएगा, मगर एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ धरासू में कोई 5 करोड़ की तत्कालीन बिल्डिंग अब तो 25 करोड़ की हो गई, 2 साल से बंद पड़ी है। साथ में मेरे सेक्रेटरी साहब थे। मैंने कहा क्यों बंद पड़ी है? उन्होंने कहा जब 18 कर्मचारी थे चपरासी और उनको निकाल दिया था
और उन्होंने हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए। हम और सोच रहे हैं कि हम और दोबारा अपील करें सुप्रीम कोर्ट में, उनको 18 लाख रुपया देने। अरे मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी काम करते हो, दो उनको 18 लाख रुपया और इसको खाली कराओ, शुरू कराओ उसको। तो बहुत होशियार अफसर थे, बहुत ही समझदार थे। तो बोले सर नहीं, इसमें थोड़ा समय। मैंने कहा नहीं, करो इसको 1 महीने में। वो बहुत होशियार अफसर था, बहुत ही साइलेंट वर्कर था। 1 महीने के अंदर दे दी। आज शांत से सब लोग जाके रह रहे हैं रेस्ट हाउस में। तो ये जब तक फील्ड में नहीं जाएगा, मेरा शुरू में मैंने अफसरों की जो पहली बैठक ली उसमें मैंने कहा कि देखो, आई डोंट वांट ऑफिसर्स सिटिंग इन द ऑफिस, आई वांट फील्ड मार्शल्स। मैं चाहता हूँ फील्ड मार्शल है, फील्ड में लोग जाएं। दुर्भाग्य से अब लोग जाते ही नहीं। तो सरकार किसी की भी हो, इनकी उनकी किसी की भी, धामी जी ने हर एक जिला सौंप रखा है। तो मुझे लोग कहते नहीं, अफसर आते हैं तो उनके पीछे 5 गाड़ी चलती, मंत्री के पास 3 गाड़ी चलती है। तो क्या है कि ये रुख जो है, इसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना प्रदेश में घूम रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से इस संबंध में कि उसमें फील्ड में लोग जाएं और वहाँ जा कर के देखें, ये उनको जरूर बताना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है कोश्यारी साहब, आप प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे केयरटेकर सरकार में नित्यानंद स्वामी के बाद, और शुरू में ऐसा लगता था कि भाई यहाँ बड़ी राजनीतिक अस्थिरता है, कई चीज़ों को, कई इशू को लेके रिजेंटमेंट आता था सामने, और वो चीज़ दिखते रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। पहला मौका रहा 2021 के चुनाव में, जब बीजेपी यहाँ दूसरी बार रिपीट हुई, और मैं कैलकुलेट कर रहा था कि धामी जी का अगर 2 टर्म गिन लेते हैं, दूसरा टर्म गिन लेते हैं, तो वो 12वें मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। 25 सालों में 12 मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता या इस तरीके की जो अनस्टेबिलिटी है वो एक वजह रही है कहीं पर यहाँ पर डेवलपमेंट में ब्रेक लगाने में? नहीं, देखिए एक बात, एक वो प्रश्न बार बार मुख्यमंत्री बदले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक पक्ष है। डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैं तो कहता हूँ ट्रेमेंडस, इतना आश्चर्यजनक डेवलपमेंट हुआ है। आप देखो ना, मुश्किल से जिस समय हम राज्य बना, एक मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट, स्वामी राम मेडिकल हॉस्पिटल, इसमें आज आपको 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 2 अगले साल से चल जाएंगे 7, 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तब मुश्किल से 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज कोई 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बन गई हैं। यानी जहाँ प्रति व्यक्ति आय उस समय कुछ हजारों में थे, आज 2 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ चुकी है। तो जहाँ मुश्किल से 14-15 हज़ार हमारी इकाइयाँ थी उसकी, औद्योगिक उसकी उद्योगों की, आज जो है वहाँ लगभग 1,80,000 से या 90,000 से ऊपर इकाइयाँ यहाँ पर हैं। और एक प्रकार से यहाँ का सामान दुनिया में जा रहा है। अटल जी जो पैकेज हमको दे गए, तो ये विकास तो यहाँ अद्भुत हुआ है। अगर इसको कोई नहीं देख सकता तो मैं कहता हूँ शायद वो रंगीन चश्मे से देख रहा है, चाहे किसी का राज्य रहा हो। नारायण। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे इसी से जुड़ा पूछना चाहूँगा कि एक सुझाव अगर आपको देखना है कि देना हो कि अगर स्टेट किस तरीके से अपने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाए तो क्या होगा? नहीं, देखिए रेवेन्यू के सोर्सेज तो बेसिकली इतनी यहाँ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग नहीं लग सकते। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई आपको यहाँ स्वरोजगार बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बम्बई छोड़ा ही इसीलिए कि मैं लोगों से कहूँ आप स्वरोजगार करो, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप होम स्टे बनाओ, पर्यटन में बढ़ाओ। प्रधानमंत्री स्वयं आदि कैलाश गए, तब कौन जानता था आदि कैलाश? आज हजारों लोग आदि कैलाश जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। मैंने देखा जब मैं गया था अभी, तो बॉम्बे से, महाराष्ट्र से लोग मोटरसाइकिल में वहाँ जा रहे हैं। तो एक प्रकार का पर्यटन के क्षेत्र में विकास का है, फलोद्यान के क्षेत्र में विकास का है। अगर इन सब चीज़ों में आप काम करेंगे तो पलायन रुकेगा। और आज हमारा यहाँ पलायन के उस पर ही प्रवासी सम्मेलन भी हो रहा था, तो ये रुकेगा तब, और यहाँ की तभी वास्तव में हम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होंगे। मैं आज यहाँ आया इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र छोड़ करके कि हमको आत्मनिर्भर होना है। और दूसरी चीज़, हमको जो सामाजिक अस्पृश्यता है ये छुड़ा करके हमको यहाँ उत्तराखंड को आदर्श बनाना पड़ेगा, सामाजिक समरसता। हम अपने अनुसूचित जाति का बंधु किसी होटल में है, उसका हाथ का खा लेते हैं, और गांव में जाओ तो नहीं खाते।
तो ये समस्याएं हल हों, तो इसलिए सारा सामाजिक ठीक हो आप तो कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हमारे धामी जी सारी चीज़ में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र गोवा के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कोश्यारी जी को लगता है कि स्टेट का विकास तो हुआ है, लेकिन जो कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिल बांट कर उसका सेटलमेंट निकाल सकते हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून।